नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो पीछे आप मेरे एक दृश्य देख रहे हैं, ये एक आधुनिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सीन देख रहे हैं, जिसको बनते समय इस तरह की 3D विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। एआई की मदद से कुछ ऐसा होता हुआ देख सकते हैं। साथ में एक बहुत गहरी हरी पट्टी और उसके साथ में लगी हुई एक टाउनशिप, यहां पर कंटेनर जहाजों का रुकना और बगल में एयर स्ट्रिप का बनना। ये जो आप यहां देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनित ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये एक संभावना है कि कल को ग्रेट निकोबार में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। ये ग्रेट निकोबार कहां है और इस ग्रेट निकोबार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो दृश्य के आधार पर अगर कहूं तो भारत के अगर आप पूर्व की तरफ चलें और उत्तर पूर्व की तरफ चलें तो आइलैंड है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में अंडमान उत्तर की तरफ, निकोबार दक्षिण की तरफ, और बिल्कुल दक्षिण के किनारे की तरफ स्थित एक आइलैंड जिसका नाम निकोबार आइलैंड है। वहां पर ग्रेट निकोबार करके आइलैंड है और उस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ऐसा जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहता है, बनाने की योजना है। राहुल गांधी जी ने हाल ही में यहां की यात्रा की और जब यात्रा की तो यहां के लोगों से मिलकर के दो तरह की बातें उठाई। एक, आम जन को यहां दिक्कत होगी, आदिवासी जो यहां रहते हैं उन्हें संकट होगा, और दूसरा, यहां पर बहुत सारी ग्रीनरी है, लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे, इसके चलते ये अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार में कम्युनिटी से मिलकर के उनके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ने की आवाज बुलंद राहुल गांधी जी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि सरकार इस पूरी जगह को केवल अडानी के लिए करने जा रही है, क्योंकि अडानी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए काम अपने हाथ में लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने इसे मिलिट्री फुटप्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। आज के सेशन में आप और हम चर्चा करेंगे अल्टीमेटली जो भारत का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, वो आफ्टर ऑल है क्या? उस प्रोजेक्ट से असल में चुनौतियां क्या हैं? क्या वो प्रोजेक्ट वाकई में विनाश है या विकास है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की अपने मित्र अडानी को एक गिफ्ट है? इस सारी बात का आज के सेशन में इन विषयों के तहत चलते हुए डिटेल डिस्कशन करते चलेंगे। उम्मीद है कि आप जब तक इस सेशन को कंप्लीट करेंगे आप सारी जानकारी से भरपूर होंगे। फिर भी अगर कुछ छूट जाएगा तो आने वाले समय में आपके लिए अपडेट के साथ लाया जाएगा। ठीक है, आप सभी को और आप सभी के प्यार से मैंने हाल ही में कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे द डिप्लोमेटिक डेस्क नाम से हमने एक इंटरनेशनल पैनल डिस्कशन शुरू किया है, और नेशनल मुद्दों पर हमने इंडिया दैट इज भारत नाम से एक पैनल डिस्कशन शुरू किया है। कल बंगाल इलेक्शन पर हमने ये पैनल डिस्कशन किया भी था और अंकित इंस्पायर इंडिया पर आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से साझा भी किया था, जिसमें हमने पैनलिस्ट जो वेटरन पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको साथ में बिठा करके डिस्कस किया था कि आफ्टर ऑल अगर बंगाल के चुनाव परिणाम जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वैसा आए तो क्या कारण होंगे, और अगर नहीं आए तो क्या कारण होंगे। इतना ही नहीं, हमने अपनी पाठशाला पर एक डिटेल डिस्कशन किया केरल को लेकर, तमिलनाडु को लेकर के, आसाम को लेकर के, लक्षद्वीप को लेकर के, कि वहां के इलेक्शंस को कैसे डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप चुनाव में रुचि रखते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो अपनी पाठशाला वाले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें अल्टीमेट तरीके से बिल्कुल लोकल लेवल की पॉलिटिक्स डिस्कस हुई है। ठीक है, और अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा, अपनी तरफ से राय मुझे देते रहिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आवाज थोड़ी कम थी, अगली बार हम उसकी बढ़ा देंगे। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए, कुछ नया नया हम ऐड करते चलेंगे। तो चलिए अब इस वाले सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, चर्चा सबसे पहले है आपके सामने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये है क्या, जिसमें राहुल गांधी जी सक्रिय हो गए हैं, और राहुल गांधी जी नहीं, पूरी तरह से कांग्रेस सक्रिय हो गई है। और राहुल गांधी जी के इस मामले से जो लोग वास्ता रखते हैं या फिर इस बात में सहानुभूति रखते हैं कि आप सही कह रहे हो, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी जी के इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई है कि आप सही कह रहे हो। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से हाल ही में ग्रेट निकोबार की पहली बार यात्रा की। जब यात्रा की तो ये यहां का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वहां तक भी गए। वहां पर स्थित जनजातीय लोगों से मिले, कुछ इस तरह से अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, अंडमान निकोबार से अपनी जुड़ी हुई संस्मरण साझा किए। जब ये यहां थे तो इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें साझा की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, मिलियंस में, यानी कि लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ सरकार के द्वारा जो आने वाला संभावित प्रोजेक्ट है, जिसे ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसके नाम पर इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ये पेड़
अडानी को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट के नाम पर काट दिए जाएंगे, जिससे यहां की लोकल जो ट्राइब्स रहती हैं वो बेघर हो जाएंगी, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था। और पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। इतने सारे पेड़ का यहां पर कटना, 163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेड़ों को काटकर यहां पर पोर्ट बनाना, एयर स्ट्रिप बनाना, घर बनाना बिल्कुल गलत है और यहां पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपने अपनी सहमति यहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पर्यावरण के पक्ष में दी, कहा कि भाई नहीं, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, आपने पत्रकारों को भी संबोधित किया, एयरपोर्ट के बाहर अपनी जानकारी भी साझा की कि वो इस विषय को कैसे देखते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ कहा कि हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे। साथ में फिर कांग्रेस के तमाम हैंडल्स से इस बात को उठाया जाना शुरू हुआ, तस्वीरें दिखाई जाना शुरू हुई कि यहां पर इतना लश ग्रीन फॉरेस्ट है, इसे काट दिया जाएगा तो पर्यावरण का बड़ा नुकसान होगा। फिर एक और बात निकल कर आई कि इन दिनों जो गर्मी आई है, इस तरह से अचानक हीट आई, हीट वेव पर वीडियोस बनने लगे, तो बोले कहीं ना कहीं हीट वेव और इस पूरे मसले को एक साथ लाने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। खैर, जो भी है, यहां पर यह सारा की सारा मसला कांग्रेस के द्वारा इस तरह से साझा किया गया कि देखो कितना घना जंगल है यहां, अगर निर्माण किया गया तो यह पूरी तरह जंगल और यहां के आदिवासी बेघर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा, कांग्रेस के हैंडल पर साझा किया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने दोस्त के लिए यहां के पेड़ काटने का कार्य किया जा रहा है और अडानी जी जो मोदी जी के मित्र हैं, उनको यह काम सौंपा गया है ताकि वो इस कार्य को पूरा करके अपनी मंशा को आगे बढ़ा सकें। इसके ऊपर काफी सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब ने अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया वाले वीडियो बनाए। तो चलो साहब, मुद्दा स्टैब्लिश हुआ कि यह चर्चा में आया क्यों, क्योंकि राहुल गांधी जी यहां की यात्रा पर गए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम इस विषय को नहीं होने देंगे। ऐसे समय पर राहुल गांधी जी गए थे जिस समय पूरे देश के अंदर इलेक्शन की चर्चा थी, बंगाल के एग्जिट पोल डिस्कस हो रहे थे, बंगाल में वोटिंग हो रही थी। राहुल गांधी जी अपने निकोबार की यात्रा पर थे। लोग चर्चा कर रहे थे कि बंगाल में कोई कांग्रेस का भी तो बताओ क्या रहा, बंगाल के एग्जिट पोल में कोई चर्चा तो करो, पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस कहां खड़ी है इस पर तो चर्चा करो। उस चर्चा से इतर वो एक अलग चर्चा में थे और वो प्रकृति के लिए इस बार एनवायरमेंटलिस्ट बनकर के चर्चा कर रहे थे। तो चलिए अब उनकी चर्चा को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए साथियों, अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो हमें भारत एशिया के दक्षिण में दिखाई देता है और जब एशिया के दक्षिण में भारत दिखता है तो हम इससे भी अगर दिशाओं के आधार पर उत्तर पूर्व की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं, मतलब आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, तो आप साउथ ईस्ट की तरफ जब चलना शुरू होते हैं तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये रहा, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार में ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है ये अंडमान है और जो नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है वो निकोबार है। अंडमान और निकोबार कुछ इस तरह से भारत के मैप में आपको साइड में दिखाई देते हैं। चूंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत को ऊपर नॉर्थ और नीचे की तरफ दक्षिण में अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिण का जो पॉइंट है वो इसी निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ऐसे दक्षिण वाले बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब यह मैप भी आपको बता रहा है कि इस जगह पर काफी सारे आइलैंड्स हैं और वो बीच बीच में डिसलोकेटेड हैं, मतलब डिस्कनेक्टेड हैं असल मायने में। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहे आइलैंड्स हैं, इनकी संख्या 1083 के आसपास टोटल बताई जाती है। कहीं जगह पर बताया जाता है ज्यादा लोकेशन जहां लोग रहते हैं वो 383 के आसपास है। आप देखकर अंदाजा लगाइए, खूब सारे आइलैंड्स यहां पर हैं, लेकिन आबादी महज सेंसस के अनुसार 4 लाख के आसपास है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में। ठीक है साहब, कौन सी जगह है ये? नॉर्थ अंडमान से लेकर ग्रेट निकोबार के बीच में। आबादी बहुत कम, केवल 3 ही जिले हैं इन आइलैंड्स पर मिलकर के जहां पर लोग रहते हैं। इनमें से एक है ग्रेट निकोबार। उत्तर से लेकर दक्षिण में, उत्तर के अगर अंडमान को निकोबार से अलग किया जाए तो यहां पर एक जगह खाली दिखाई देती है जहां से दोनों के बीच में पानी बह रहा है बढ़िया सारा समुद्र का, उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। यह लगभग 150 किलोमीटर वाइड है, अर्थात लिटिल अंडमान से किसी को कार निकोबार जाना है तो 150 किलोमीटर समुद्र में ट्रैवल करके जाना होगा। अब जब बात की जाए निकोबार की, तो निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री चैनल से शुरू हो जाता है। डिग्री चैनल मतलब क्या है? अर्थ को अगर हम लैटिट्यूड्स में बांटते हैं तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं और इक्वेटर पर हर शाम 4 बजे बारिश आती है।
इसके पीछे साइंस सिर्फ इतनी है, ज्योग्राफी है असल में इसके पीछे, कि धरती जब गर्म होती है, पानी जब गर्म होता है तो वेपर बनता है। सबसे ज्यादा गर्म कहां होता है? तो इक्वेटर पर होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तो इक्वेटर पर गर्म होकर भाप बनता है। 2 बजे बाद बनकर के भाप ऊपर उठती जाती है और फिर वो जब बूंदे बनती है तो जाकर के वो इक्वेटर पर गिरने लगती है, जिससे बारिश होने लगती है। तो इक्वेटर पर भी ना गिर करके उसके 10-20 डिग्री ऊपर साइड बाएं दाएं बाएं गिरती है। मतलब 10 डिग्री चैनल इधर पकड़ लो, 10 डिग्री चैनल साउथ पकड़ लो। इससे क्या होता है कि इस ग्रेट निकोबार पर खूब बारिश होती है। जब बारिश खूब होगी तो पेड़ पौधे खूब डेवलप होंगे और यहां पर डेवलप हो जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा सदा भरे हरे भरे फॉरेस्ट बनते हैं। यही कारण है कि ग्रेट निकोबार में मिलियंस में पेड़ उपस्थित हैं, करोड़ों की संख्या में, और काफी सारे नेशनल पार्क यहां पर स्थित हैं। बहुत सारे वन्य जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, कारण यहां से स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने केरल के अंदर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं, उससे भी घने फॉरेस्ट आपको दिखते हैं। और ऐसा ही फॉरेस्ट आपको सिस्टम इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों पर दिखाई देता है जो इक्वेटर के अराउंड पड़ते चले जाते हैं। जैसे अमेजन के फॉरेस्ट, जैसे कांगो के फॉरेस्ट हैं, ये सब इक्वेटर पर पड़ने वाले फॉरेस्ट निकल के आते हैं। ठीक है साहब, इस ग्रेट निकोबार को अगर आप रियलाइज करें तो यहां से 6 डिग्री चैनल के बाद में शुरू होता है इंडोनेशिया। अब इधर देखिए, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है ग्रेट निकोबार। अब जो ग्रेट निकोबार वाला पॉइंट है ना, ये रहा। इस ग्रेट निकोबार से यहां से इस जगह की दूरी 6 डिग्री चैनल के नाम से जानी जाती है। ये 6 डिग्री चैनल, और नीचे की तरफ ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं इसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। इंडोनेशिया, सामने मलेशिया, इधर की तरफ सिंगापुर। ये जो बीच का रास्ता गुजर रहा है इसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट चीन की जान कहा जाता है, जिसे मलक्का डायलेमा कहा जाता है। मतलब समझिए कि चीन जो तेल खरीदता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ, गल्फ देशों से होता हुआ, उसकी आवश्यकता का 80% तेल ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। हाल ही के दिनों में जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में आई, तब से स्ट्रेट ऑफ मलक्का चर्चा में आने लगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पकड़ने से भारत, चाइना सबको नुकसान हुआ, लेकिन अगर मलक्का को पकड़ लिया जाए तो चाइना का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। चाइना का अगर ट्रेड वॉल्यूम डिस्कस किया जाए तो कहा जाता है 30 से 40% टोटल चाइना का ट्रेड जो एशिया से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है, इवन यूरोप के, विशेष रूप से जो मेडिटेरेनियन सी में स्थित देश हैं उनके साथ होने वाला व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर निकलता है। यही कारण है कि चाइना हमेशा मलक्का का बाईपास ढूंढता है। कैसे ढूंढता है? उसने म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण सोचा। उसने भारत के साथ उत्तर में यहां पर होते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण सोचा। उसने तमाम, इवन वो यहां से होता हुआ एक करा कैनाल के निर्माण के बारे में सोच रहा है, ताकि स्टेट ऑफ मलक्का किसी दिन अगर रुक जाए, जिस तरह से आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज 2 महीने से रुकी हुई है, मतलब युद्ध से प्रभावित है फिर बाद में रुकी हुई है, अगर ऐसे कल को स्टेट ऑफ मलक्का पर दिक्कत आए तो चाइना का व्यापार प्रभावित ना हो। जब चाइना इस बात को लेकर इतना चिंतित है तो चर्चा उठती है भारत के पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन प्रेजेंट होने की। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये वाली है, जिसे आप ग्रेट निकोबार की लोकेशन कहते हैं। इस ग्रेट निकोबार से सुमात्रा आइलैंड 150 किलोमीटर दूर है, जैसे कि हमारे निकोबार से अंडमान 100 किलोमीटर दूर है। मतलब ये 163 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर, 163 किलोमीटर दूर सुमात्रा है। यहां के 163 किलोमीटर से होकर के जहाज निकलकर मलक्का स्टेट से होते हुए साउथ चाइना सी के अंदर पहुंचते हैं। चर्चा यह बन रही है कि भारत इसे इसलिए डेवलप करना चाहता है क्योंकि यह बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है भारत के पास, कि यदि कल को भारत की चाइना के साथ बिगड़ती है किसी बात पर, तो हम इस जगह यानी कि ग्रेट निकोबार पर प्रेजेंट रहकर इन्हें यहां से गुजरते हुए जहाजों को दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, यह अचानक ख्याल आया है क्या? नहीं, बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। ऑलरेडी हमारी यहां पर एक ट्राई सर्विस कमांड काम करती है। हमारा आईएनएस जहाज यहां पर खड़ा हुआ ऑलरेडी रहा हुआ है। मतलब यहां ऑलरेडी हमने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाई हुई है और हम यहां पर और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए जाना चाहते हैं। क्या बढ़ना चाहते हैं हम, क्या बनना चाहते हैं यहां पर हम, तो इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बताता हूं। देखो, स्टेट ऑफ मलक्का जब पार करके जहाज निकलते हैं ना, तो बिल्कुल इस कॉर्नर पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर। तो ये मलेशिया रहा, इसके जस्ट नीचे है सिंगापुर। ये जो सिंगापुर है ना साथियों, ये जो जहाज स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरते हैं साउथ चाइना सी के लिए,
वो जहाज सिंगापुर में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप हाईवे पर चल रहे होते हैं तो रोड साइड आपको रेस्ट एरिया की जरूरत पड़ती है, चाय पानी पीने के लिए होटल की जरूरत पड़ती है, होटल्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही मलक्का से निकलते हुए जहाज जब लंबा चल के आते हैं तो उन्हें एक जगह ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ती है, पोर्ट ऑन कॉल की जरूरत पड़ती है कि वो यहां पर रुक करके जहाज को रिफिल कर सकें, क्लीनिंग करा सकें, जो भी उसके अंदर सीवेज आइटम है उसको डस्ट कर सकें। अगर यहां से माल को कहीं और जगह जाना है, जैसे आसियान के छोटे मोटे देशों में जाना है, तो यहीं से ट्रांसशिपमेंट छोटे छोटे जहाजों में भर के भेजा जा सके। ये सारे काम यहां पर सिंगापुर करता है। तो सिंगापुर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बना केवल जहाजों की को सर्विसेज दे करके। बड़ा सारा टूरिज्म यहां पर निकला। वैसे ही यहां से गुजरते जहाजों के लिए ये श्रीलंका के पास में यहां पर स्थित है कोलंबो पोर्ट। तो कोलंबो जो पोर्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसशिपमेंट का एक बहुत बड़ा रूट बनकर निकला हुआ है। तो इधर सिंगापुर, इधर कोलंबो। अच्छा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए जब आप आ रहे होते हैं तो भारत भी पूरी तरह कोस्ट लाइन पैरेलली देता हुआ आता है। लेकिन भारत की कोस्ट लाइन के साथ एक दिक्कत है। क्या? हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वो पानी में गहराई तक डूबी हुई है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह की पिक्चर आपको दिखाई देगी। मतलब हमारे समुद्र के नीचे जमीन है। समुद्र के नीचे जमीन तो बोले सब जगह है, बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगह जमीन बिल्कुल किनारे तक पहुंचकर खत्म हो रखी है। मतलब गहरे गड्ढे हैं, 20-20 मीटर गहरे तक पानी है। ऐसे में जहां समुद्र का तट बहुत गहरा होता है और जमीन बिल्कुल नजदीक होती है, वो पोर्ट अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जहाज तट तक आ पाते हैं। तो कोलंबो पोर्ट हो या सिंगापुर पोर्ट, यहां पर नेचुरली जहाज पोर्ट तक, जमीन तक, रोड तक, मतलब जहां पर आप माल उतारोगे वहां तक आ पाते हैं। लेकिन भारत के बहुत सारे पोर्ट को हमें खोद खोद कर मट्टी समुद्र के नीचे से निकाल निकाल कर जहाजों को लाना पड़ता है। चाहे मुद्रा पोर्ट लाना पड़े, चाहे जेएनपीटी लाना पड़े, पोर्ट ब्लेयर, इन सब के लिए हमें लाना पड़ता है। ऐसी फैसिलिटी इस ग्रेट निकोबार में प्रेजेंट है। कौन सी? अब ध्यान से समझिए। जब जहाज यहां से गुजर रहे हैं तो वो कोलंबो पोर्ट में रुक करके रेस्ट करते हैं, क्योंकि जहाजों को पहुंचने में कई दिन लगते हैं, पानी के जहाजों को। मतलब 20-20, 30-30 दिन लग जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पता चल रहा है चाइना पहुंचने में। तो बीच में रुक करके उन्हें जब जब तट पे लग करके अपनी सब काम रिफिल वगैरह करनी होती है, उस समय पर कोलंबो पोर्ट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। आप सोचकर देखिए कि चाइना ने यहां पर श्रीलंका के इस कॉर्नर पर हम्बनटोटा पोर्ट को 100 साल के लिए, 99 ईयर के लिए श्रीलंका से लीज पर ले लिया था, उसे डेथ ट्रैप में फंसा करके। तो यहां से जो हम्बनटोटा पोर्ट लिया था, वो हम्बनटोटा पोर्ट भी इसीलिए लिया था कि कल को कोलंबो पोर्ट की जगह मेरा अपना एक तरह से ढाबा और रेस्टोरेंट होगा, वैसे समझिए। तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेट निकोबार को वैसे ही डेवलप की जाए। ग्रेट निकोबार को डेवलप करने में यहां पर अगर हमने सेम यही फैसिलिटी डाल दी जो उपस्थित है कोलंबो पोर्ट में, जो है सिंगापुर में, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा। कैसी अपॉर्चुनिटी? जब जहाज यहां रुकेंगे तो जहाज के साथ साथ ट्रांसशिपमेंट शुरू होगा। आज भारत का सामान कोलंबो से यहां पहुंचता है, अंडमान निकोबार से हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना शुरू हो जाएगा, चेन्नई पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये तमाम जगह पर हम यहीं से अपना सामान पहुंचाना शुरू करेंगे, ऐसे हम कयास लगाते हैं। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस तो है ही है। और हम इस क्षेत्र को अगर सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से डेवलप करने के अलावा अगर यहां पर फ्री ट्रेड एरिया बना दिए, जैसे दुबई बना हुआ है, बिल्कुल अगर ऐसा इसको डेवलप कर दिए, तो हमें सिंगापुर दूसरा अपना शहर बनता हुआ दिख जाएगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग इस ग्रेट निकोबार को लेकर चल रही है। और इसी को लेकर के हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परमिशन दे दी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए परमिशन दे दी कि यहां जो पेड़ पौधे कटेंगे उन्हें कहीं और लगा देना, यानी जितने पेड़ यहां काटोगे भारत में कहीं उन पेड़ों को लगा देना। तो तय हुआ कि यहां पर अगर 60 किलोमीटर क्षेत्रफल में, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेड़ कटेंगे, तो 97 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के आसपास उतने ही पेड़ हरियाणा के आसपास अरावली के अंदर लगा दिए जाएंगे। तो यहां की एरिया को इस तरह अरावली से कंपनसेट कर दिया जाएगा कि वहां पेड़ लगा दिए जाएंगे, ताकि कंपलसरी एफॉरेस्टेशन जो कैंपा एक्ट बना हुआ है उसको काम में लेते हुए पौधों को किसी तरह से पर्यावरणीय नुकसान इंसान तक नहीं होने दिया जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को यह पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ये जो जगह आपको हमको इतनी इंपॉर्टेंट लगी है, क्या किसी को कभी नहीं लगी? क्या लगी ना। इस जगह को पहले भारत के मराठाओं ने पूरी तरह से समझा था, अंग्रेजों ने समझा, डचों ने समझा, जापानियों ने समझा। जापानियों ने 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो यहां पे अटैक कर दिया था। आजादी से पहले हमारे
सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका महत्व समझा था। मतलब यह जगह इंपॉर्टेंट है, यह दुनिया का हर देश जानता है, वो ये चाहता है कि इस जगह पर उसका नियंत्रण रहे, और इसीलिए भारत भी इसको विकसित करने के बारे में लगातार विचार करता रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से यहां पर काम करने के बारे में सोचा जाता है। ऑलरेडी हमारे द्वारा यहां पर ट्राई सर्विस कमांड बनी हुई है, अंडमान निकोबार कमांड के नाम से वो काम करती है, 2001 से यहां पर कार्य कर रही है। इस कमांड को पहले कमांडर इन चीफ चलाया करते थे, मतलब कि उस तरह के एडमिरल अरुण प्रकाश जो हैं वो इस कमांड को पहले चीफ बनकर के ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है साहब, इस जगह की सुरक्षा में एक बार यहां पर आप देखें तो रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट थे तब वो यहां पर गए थे, तो यहां पर हमारी ट्राई सर्विस कमांड यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सब लोग यहां पर अपने आराम से बैठ करके मतलब कोऑर्डिनेशन में देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अंडमान निकोबार बना हुआ है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का प्रोन जोन है, यानी कि जमीन की जो प्लेट है उनके हिलने डुलने से समुद्र में आया हुआ भूकंप जो सुनामी बनता है उस वजह से यहां पर नुकसान संभावित होता है। 2004 में यहां पर सुनामी आया था जिसके चलते रिपोर्टेड है कि 15 फीट तक तट जमीन में डूब गए थे। बहुत सारे आदिवासियों को जो यहां जंगलों में रहते हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ा था। एक बड़ी चुनौती उस समय अर्थक्वेक की इंडियन ओशियन के अंदर बनकर आई थी। तो चुनौती यह है कि अगर कुछ यहां बना दिया गया तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कल को किसी ऐसी ही सुनामी की भेंट ना चढ़ जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2004 में भारत के अंदर जो सरकार बनी, यूपीए सरकार, उसने इस बारे में सोचना, जो 2001 में शुरू हुआ था कि ग्रेट निकोबार को हम डेवलप करेंगे, उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। बोले हम इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा आईएनएस बाज यहां पर खड़ा हुआ है कैंपबेल बे के अंदर, जो कि यहां पर आईएनएस बाज ग्रेट निकोबार के अंदर सुरक्षा के लिहाज से खड़ा हुआ है। बोले हम यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, 2015 के अंदर यहां पर मोदी जब सरकार आती है उस समय तय होता है कि भाई अंडमान निकोबार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैसे खर्चने होंगे। 10,000 करोड़ का एक संभावित बजट निकाला जाता है जिसमें 5,000 करोड़ कनेक्टिविटी विस्तार के लिए मेजरली, जिसमें कि कई बंदरगाहों का विकास करना था, बंदरगाहों के साथ साथ जहाजों की खरीद करनी थी, रणनीतिक और सामरिक रूप से इस जगह को इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ाना था। समय बीतता गया, समय बीता, 2018 आया, फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट की प्लानिंग की गई कि नहीं, अंडमान निकोबार को हमें बहुत अच्छे से डेवलप करना होगा। 2020-21 में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जिसमें अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट की बात थी, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात थी, टाउनशिप की बात थी, कई इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं की बात थी। उन सबको एक प्रकार से नीति आयोग ने प्रेजेंट किया। ये उस नीति आयोग की फाइल के कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित करने के बारे में 2021 में बात करना शुरू किया गया। 2020 और 21 के इसी दौर में प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार को मैरीटाइम और स्टार्टअप हब कहते हुए रिकॉग्नाइज करवाना शुरू किया गया कि आने वाला समय देखना कि यह जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 2021 में भारत के कई कछुओं पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स ने कहा कि अगर कोई ग्रेट निकोबार पर ऐसा काम किया तो यहां पर लेदर हेड कछुए पाए जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होगी साहब, कछुए मर जाएंगे, इसलिए यह काम करना। तो प्रकृति पर्यावरण जो है वो विकास के साथ हमेशा कहीं ना कहीं जाकर टकराता जरूर है कि अगर आप कहीं घर बनाएंगे तो पौधे कटेंगे, कहीं फैक्ट्री डालेंगे तो पौधे कटेंगे, पॉल्यूशन होगा, लेकिन विकास और पर्यावरण में किसको प्राथमिकता दी जाए यह हमेशा से ही एक चुनौती रही है। ऐसे में इस चुनौती में फिलहाल सरकार ने विकास को चुनते हुए पर्यावरण को कंपनसेट करने का काम किया कि चलो भाई यहां जो पौधे कटेंगे, पेड़ कटेंगे, उन्हें हम कहीं और ले जाकर लगा देंगे जहां खाली जगह है। ठीक है साहब, 2021 में पूरी तरह से ग्रेट निकोबार का प्लान तैयार किया गया। ग्रीन पैनल ने पूरी तरह से तैयारी की। तैयारी हुई कि यहां पर 130.75 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एरिया ग्रेट निकोबार के अंदर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम तय हुआ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार के अंदर इस ग्रेट निकोबार वाले एरिया में जो बिल्कुल दक्षिण पर है, इंदिरा पॉइंट के पास है, वहां पर बनाना तय हुआ, जिसमें एयरपोर्ट बनाना, प्रपोज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना, पावर प्लांट बनाना, रहने के लिए जगह बनाना, जिसमें ऑलरेडी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, गलाथिया नेशनल पार्क स्थित है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क स्थित है। इन सभी के बीच में एक टाउनशिप बनाने की प्लानिंग की गई। कहा गया कि इस पूरे काम को करने के लिए नीति आयोग के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समन्वित विकास निगम मिलकर के काम करेगा और इस पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें गलाथिया जो खाड़ी है वहां
पर गहरे समुद्र का बंदरगाह जिसकी जो क्षमता है वो 16 मिलियन टीईयू होगी, मतलब कि 1.60 करोड़ कंटेनरों को संभालने की इसकी क्षमता होगी। ऐसे इसे विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाए जाएंगे, 2 ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप यहां पर बनाई जाएंगी। कुछ इस तरह से एआई जनित जब इतनी सारी बातों को आप प्रॉम्प्ट में डालते हो तो कुछ ऐसा बन करके दिखाई देता है कि ठीक है साहब, ऐसी चीज बनाई जाएगी। तय होता गया, तय हुआ कि यहां पर ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जिसकी यात्री क्षमता 4000 यात्री प्रति घंटे की 2050 तक हो जाएगी। इस तरह से यहां पर काफी सारे काम किए जाएंगे। करने के पीछे का असल उद्देश्य इसका सामरिक महत्व था, चीन को जवाब था। चीन को क्यों? क्योंकि चीन ने ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से, चाहे ग्वादार पोर्ट हो, हम्बनटोटा हो, चाहे चटगांव हो, क्यांगफू हो, इनके थ्रू भारत को चारों तरफ से ऑलरेडी घेर रखा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए हमने ये जो डायमंड का जाल बुना है, इस डायमंड के जाल के लिए हमें ग्रेट निकोबार में बैठना जरूरी था। हमें स्टेट ऑफ मलक्का के इस 6 डिग्री चैनल के एक ऐसे पोर्शन पर, माना कि ये 150 किलोमीटर चौड़ा है, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुलनात्मक रूप से 1/3 ही चौड़ा हो, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी स्ट्रेटेजिकल जगह प्रेजेंट होंगे जो आपके लिए केवल चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं, आप अगर व्यापार में उसे यूज में लेना चाहें कि आपके जहाज जो सिंगापुर में रुक रहे हैं, डॉक हो रहे हैं कोलंबो में, वो यहां भी डॉक हों और भारत को ग्रोथ दें। तो जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में आई, तो स्टेट ऑफ मलक्का से भी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको यहां पर समझ में आया हो कि कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट पर जो निर्भरता है भारत की, उसे कम करने के लिए शायद इसका इस्तेमाल किया जा सके। समुद्री मार्ग जो यहां पर पोर्ट्स के ऊपर पोर्ट ऑन कॉल व्यवस्था है, उस पर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को भारत के लिए भी यूज में लिया जा सके। ये तमाम चीजें यहां पर डिस्कस होना शुरू हुई कि ये इस तरह से भारत के लिए उपयोगी होगा। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस का कहना है कि आप जब इसका निर्माण करेंगे तो पेड़ काटेंगे और यहां पर रहने वाली जनजातियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात को लेकर के पर्यावरण के लिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, ये सोनिया गांधी जी के द्वारा 2025 में ही इसके ऊपर एक न्यूज चैनल के अंदर आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे पौधों को काटा जाएगा, आदिवासियों को बेघर कर दिया जाएगा, जो बायोडायवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा, स्वच्छ हवा, संतुलित वातावरण पूरी तरह प्रभावित होगा। साथ में कहा जाएगा कि यहां पर फिलहाल जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं वो पर्यावरण के लिए नुकसान है और आदिवासियों के लिए बड़ी चिंता की बात की गई। कहा गया कि यहां पर लेदर बैक जो समुद्री कछुए हैं जो गलाथिया बे में पाए जाते हैं, उनके जो प्राकृतिक आवास है उसे नुकसान होगा, जो रेन फॉरेस्ट है उसे नुकसान होगा, खारे पानी के जो मगरमच्छ और मैकाक यहां मिलते हैं बंदर, उन्हें यहां पर नुकसान होगा। वानिकी के हिसाब से बताएं तो 1.82% जो जंगल है उसे यहां पर नुकसान होगा। ये तमाम चीजें यहां पर कही गई, लेकिन तथ्य यह दिया गया सरकार के द्वारा कि हम इसे जो नुकसान 130 किलोमीटर क्षेत्रफल में हो रहा है उसे हम 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में अरावली के अंदर हरियाणा में विकसित करके रोक देंगे। और जो जनजाति है, शोम्पेन और निकोबार की जो जनजाति है, जो पीवीटीजी ग्रुप में आती है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में आती है, बोले उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा। इन तमाम चुनौतियों के बीच में जैसे ही अभी पिछले महीने एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इजाजत दी, तत्काल प्रभाव से फिर यहां पर अभी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। चूंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा, तो पब्लिक प्राइवेट कौन है? तो कहा जा रहा है अडानी है। अडानी इस प्रोजेक्ट को विकसित करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब इस काम को किया जा रहा हो तो एक तरफ विकास खड़ा है और एक तरफ बायोस्फीयर और बायोलॉजी यानी कि बायोडायवर्सिटी खड़ी है। जहां तक बात हो सामरिक रूप से, तो पूर्व जो एयर चीफ हैं वो इसको स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो राहुल गांधी जी इसे पूरी तरह से पर्यावरण के विरुद्ध बताते हैं। इस पर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है। उन्होंने, बीजेपी वालों ने इनसे कहा कि आपको तो चाइना की तरफ से प्रोजेक्ट मिला होगा, तब जाकर के आप यहां पर रोकने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि चाइना के साथ आपकी पहले से कोई बातचीत हो रखी है। ऐसे में इन चीजों का तथ्य और आधार हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बीजेपी के आरोप हैं, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है मोदी जी और अडानी जी की मित्रता के, ये इनकी चाइना से मित्रता के आरोप लगाते हैं। अब कौन सच है कौन गलत, ये तो समय बताएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों बातें, पर्यावरण वर्सेस जो यहां पर डेवलपमेंट की जो रास्ते हैं, उन दोनों तक एक प्रॉपर सोच बनी होगी। सोच बिल्कुल वैसे ही जैसे तेलंगाना के अंदर जब जंगल कटे थे तो भी एक चर्चा का विषय बना था। हमने आपसे चर्चा की थी कि देखिए हैदराबाद में जंगल की कटाई हो रही है, उसके ऊपर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही थी। अब यह आपका पक्ष है कि आप विकास को किस तरह, विकास के साथ वनस्पति को किस तरह से विकास के साथ लेकर चलते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करिए और
और हाँ, हमारे इन शोज में जो हमने अभी दो ताजा ताजा पैनल डिस्कशन शो शुरू किए हैं, जिनमें से एक इंडिया दैट इज भारत और दूसरा द डिप्लोमेटिक डेस्क, उन दोनों को आप अवश्य देखें और उन पर अपनी राय रखें। निश्चित ही सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी समझ बहुत गहराई से विकसित होगी, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि आपके पास बहुत अच्छे पैनलिस्ट लेकर आए जाएं जो आपको सब्जेक्ट्स की गहराइयों को अपने अनुभवों से समझा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।